कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके चलते आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ और पंचतंत्र सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वहाँ मैंने देखा, जैसा आप भी देखते होंगे अक्सर, कि बच्चे काफ़ी शोर मचाते हैं और उन्हें शांत करने के लिए जो उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो मोबाइल, अब इसी मोबाइल में घुसे रहो और शांत होकर बैठे रहो। तो जो बच्चा मेरे बगल में था, वो भी मोबाइल में वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पर। तो उसमें जो वीडियो उसने शुरू की वो थी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया सुनकर, क्योंकि मैंने भी अपने समय में बचपन में पंचतंत्र की किताब पढ़ी हुई थी। तो वो जो उसमें स्टोरी देख रहा था, उसका जो ऑडियो था, चूँकि हेडफ़ोन तो लगाया नहीं था बच्चे ने, तो मेरे भी कानों में उस कहानी के अंश जा रहे थे। मैं भी सुन रहा था कि आखिर कहानी कैसे-कैसे चल रही है। तो वहाँ मुझे शॉक लगा। शॉक ऐसे लगा कि जिस पंचतंत्र को मैंने पढ़ा था अपने समय में और जो पंचतंत्र ये बच्चा भी अपने मोबाइल में देख रहा था, उसमें बहुत अंतर था। कैसा अंतर था? अगर उसमें कुछ मॉडर्नाइज़ेशन किया जाता, जैसे कि नगर के बदले सिटी को बोला जाता, या फिर खाने की चीज़ों के बदले में अगर उसे वो भी कुछ मॉडर्न खाने की चीज़ों को बोला जाता, तो भी मैं समझता कि ठीक है, कहानी को नए ज़माने के हिसाब से एडॉप्ट कर दिया गया है। लेकिन वो भी चलता जब तक आप उस कहानी के माध्यम से जो भी नीति की बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जिन्हें सिखाने के लिए पंचतंत्र को बनाया गया था, आप वो उस वीडियो में रहने देते। लेकिन मुझे अफ़सोस ये हुआ कि उस वीडियो में इधर-उधर की बातें तो कई बनाई गई और रंग-बिरंगा एनिमेशन वगैरह सब कुछ था, लेकिन जो पूरी कहानी का मेन सार होता है, जो कि आपको उस बच्चे को सिखाना है, वो उस कहानी में था ही नहीं। तो कहीं न कहीं बनाने वाले भी जानते थे कि इसको ऐसा बनाना है कि बच्चे का अटेंशन उसमें पकड़ा रहे, उस पंचतंत्र नाम की वीडियो में, और जितने व्यूज़ आएँगे उतनी कमाई होगी, सब कुछ उतना अच्छा-अच्छा है। और सीख मिले ना मिले किसका क्या जा रहा है, बस सबको अपना पॉकेट भरना है कहीं न कहीं। तो सब खुश, बच्चा भी खुश, क्योंकि उसे भी रंग-बिरंगे कुछ न कुछ मोबाइल में देखने को मिल गया। उसमें उसे कुछ सीख मिला, नहीं मिला, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। गार्जियन भी खुश, क्योंकि वो भी ट्रेन में जा रहे हैं, बच्चा हल्ला मचाता तो उसे मोबाइल दे दिया गया। वो भी अपना मोबाइल में बैठा हुआ है, पैर हिलाते जा रहा है शांति से। पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स भी खुश और वीडियो बनाने वाला भी खुश। उसे भी कमाई करनी थी, बच्चे ने पूरा वीडियो देखा, जो भी उसे रेवेन्यू आना है वो भी आया। सब खुश। तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे प्रॉब्लम ये हो गई कि कहीं न कहीं मैंने जो ओरिजिनल कहानियाँ थी पंचतंत्र की कलेक्शन की, उसे मैंने पढ़ा था अपने बचपन में। तो मुझे इसका आइडिया है कि पंचतंत्र अपने आप में कितनी अनूठी किताब है और उसमें जो कहानियाँ हैं, उनमें कहीं न कहीं, हाँ, ये एक जंगल के कॉन्टेक्स्ट में होता है, कई बार वो हाथी, बंदर, लोमड़ी ऐसे करके कहानियाँ होती हैं, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से जो सीख दी जाती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और चूँकि कहानियों को ऐसे लोमड़ी, भालू, बंदर के थ्रू बताया जाता है बच्चे को, तो बच्चे को भी ये चीज़ें याद रह जाती है और उसका इंटरेस्ट भी रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं न कहीं जब ऐसा सिचुएशन है, तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं अपने तरफ से एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मैं जब लौटकर अपने इस कैमरे के सामने आया, तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो पंचतंत्र कहानी सीरीज़ की शुरुआत मैं भी करता हूँ अपने तरफ से, जितना हो सके उसे। कहीं न कहीं उसमें जो सीख की बातें हैं, उसे भी मैं ज़िंदा रखने की कोशिश करूँ। और ऐसा नहीं कि ये सीरीज़ सिर्फ़ पंचतंत्र पे ख़त्म हो जाएगी। पंचतंत्र के बाद भी जो कुछ कहानियाँ जो मैंने सोची हैं, उन पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। हाँ, ये कहानियाँ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें ना तो कोई एनिमेशन है, ना कोई कार्टून है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक आप पीछे एक जंगल का बैकग्राउंड देख रहे होंगे स्टैटिक जैसा, और मैं बस यहाँ ये माइक लगाकर अपनी तरफ से उन कहानियों को सुनाने की कोशिश करूँगा। तो आज इस वीडियो में बस हम लोग बात करने वाले हैं कि इन पंचतंत्र की कहानियों का महत्व क्या है, क्यों इन्हें सुनना चाहिए और ये कहानियाँ अपने आप में है क्या? अगले वीडियो से कहानियाँ शुरू हो जाएँगी। तो पंचतंत्र की कहानी आखिर है क्या? इनका इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओरिजिन इनका है क्या आखिर? तो ये है कि आज से कई साल पहले, बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक शहर था जिसका नाम था महिलारोप्य। उसके जो राजा थे, वो बहुत ही अच्छे थे। वो तो खुद नीति निपुण थे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रजा को कैसे सँभालना चाहिए, ये सब का उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज था। लेकिन उनके जो 3 बेटे थे, वो 3 बेटे उतने अच्छे नहीं थे। राजा जितने अच्छे थे,
बेटे उतने अच्छे नहीं थे। कहीं न कहीं राजा को ये चिंता सताती थी कि मेरे जाने के बाद इस राज्य को, इस शहर को तो मेरे इन तीनों बेटे में से ही कोई ना कोई सँभालेगा, और जब मेरे बेटे ही अच्छे नहीं रहेंगे, तो फिर मेरी प्रजा का क्या होगा? क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये पता था कि आज के बाद मेरे इस जो राज्य है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे इन बेटों के कंधे पर ही आनी है। तो अगर मैंने अपने जीते जी अपने बेटों को योग्य नहीं बनाया, उन्हें नीति शास्त्र नहीं सिखाया, तो इसका फल आज के बाद कहीं न कहीं पूरी प्रजा को झेलना पड़ेगा। अभी नहीं, कई सालों बाद, मेरे जाने के बाद, लेकिन प्रजा को झेलना पड़ेगा। वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें पता था कि कुछ न कुछ तो उन्हें अभी से ही ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे टीचर्स बुलाए, कई सारे शिक्षक आए, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों में डिसिप्लिन नहीं था, बच्चे फ़ोकस नहीं करते थे, वो कुछ सीख नहीं पाते थे, जो भी अच्छी बातें उन्हें सिखाने की कोशिश की जाती थी। अब ऐसे में राजा चिंतित कि क्या किया जाए? तो उन्हें चिंतित देखकर उनके जो मंत्री थे, उन्होंने सजेशन दिया कि हमारे ही राज्य में एक पंडित विष्णु शर्मा करके आचार्य हैं, जो कि काफ़ी यूनिक तरीके से बच्चों को सिखाते पढ़ाते हैं। तो कहीं आप अगर उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके बेटों को सिखा दें। हमारे जो राजकुमार हैं, वो भी फिर नीति निपुण बन जाए। तो ऐसा सुनकर राजा ने पंडित विष्णु शर्मा को बुलवाया और उनसे बात की। तो उन्होंने बोला पंडित जी को कि देखिए, ये मेरे 3 बेटे हैं, अगर आप इन्हें नीति निपुण बना दिए, इन्हें अच्छी बातें सिखा दी आपने, तो आपको मैं पुरस्कार के रूप में 100 गाँवों का मालिक बना दूँगा। तो ये सुनकर पंडित विष्णु शर्मा जी ने जवाब दिया कि हे राजन, देखिए, आप मुझे अगर ये 100 गाँव का लालच देके मेरी इस विद्या को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपके तीनों बेटों को अच्छी बातें सिखाऊँगा, नीति शास्त्र सिखाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। जहाँ तक बात रही उन 100 गाँवों की, तो मेरी उम्र वैसे भी 80 साल की हो चुकी है। मुझे इन पैसे, धन, लालच, राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन चूँकि ये करना सही है, आपके तीनों पुत्रों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं इन्हें मतलब अपने अंदर लेकर अच्छी-अच्छी बातें सिखाऊँगा। और एक बात और, अगर मैं इन्हें अच्छी बातें ना सिखा पाया, तो आप मुझे चाहिए तो आप मुझे फिर मृत्युदंड भी दे सकते हैं। तो ये सुन के राजा को लगा कि जब पंडित विष्णु शर्मा में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खुद बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं सिखा पाए तीनों राजकुमारों को, तो वो मृत्युदंड के लिए भी तैयार है। तो ये सुनकर राजा निश्चिंत हो गए और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की ज़िम्मेदारी पंडित विष्णु शर्मा को दे दी। अब पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर गए। उन्होंने तीनों राजकुमारों को देखा कि उनका व्यवहार कैसा है, आखिर उनमें ऐसी क्या दिक्कत है कि वो बैठकर पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इन तीनों राजकुमारों को कोई चीज़ सिखाना है, तो उसमें एक बहुत अच्छा साधन ये हो सकता है कहानियाँ, और कहानियाँ भी ऐसे कि जंगल की कहानियाँ, हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर, ऐसी कहानियों में तीनों राजकुमारों का काफ़ी इंटरेस्ट होता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन कहानियों के बीच में से ही जो मूल बात होती है नीति रिलेटेड, वो इन तीनों बच्चों को सिखा दिया जाए। तो ऐसा करने से बच्चे सीख भी जाएँगे, और चूँकि हाथी, घोड़ा, भालू की बात होते रहेगी, तो इसीलिए बच्चे बैठकर सुनेंगे भी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बच्चे को ये बोलिएगा कि चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, फिर दूसरे दिन ये एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, तो बच्चे को कई बार इंटरेस्ट नहीं रहता है। बच्चा बोल देता है कि अरे जाने दो, अगले दिन सुना जाएगा वो कहानी। तो उन्होंने एक और बहुत कमाल की बात ये की कि कभी भी कोई कहानी खत्म नहीं होती थी। एक कहानी खत्म होती थी और उसी में जो अगली होने वाली कहानी है, उसका बीच कहीं न कहीं अंत में होता था। तो पहली कहानी खत्म होते-होते तक में बच्चे को इंटरेस्ट आता आ जाता था, अगली कहानी का छोटा-सा एक पार्ट सुनकर कि अरे! वो अगली कहानी में ऐसा क्या है? तो एक सीरीज़ बन जाती थी। एक कहानी में दूसरी कहानी कहीं न कहीं जुड़ी रहती थी। तो ये जो एक लंबी सीरीज़ बनी, एक जो कलेक्शन बना स्टोरीज़ का, यही कहलाया पंचतंत्र। तो आप कहिएगा कि जब एक ये एक ढेर सारी कहानियों का संग्रह है, तो आखिर नाम पंचतंत्र क्यों है? तो पंचतंत्र इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई, वो मोटी-मोटी 5 सेक्शंस में बँटी हुई हैं, 5 तंत्रों में बँटी हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 5 हैं, उसी का पंच, उसी का पंचतंत्र बन गया।
तो जहाँ तक बात रही कि ये कहानियाँ बच्चों को सुननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सुननी चाहिए, बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। साथ ही साथ बड़ों को भी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इनमें जो संदेश दिए गए हैं, वो बच्चों ही नहीं, बड़ों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इन कहानियों को आप खुद भी सुनिए, अपनी संतानों को भी सुनने के लिए प्रेरित कीजिए और ये पहला कदम होगा। ये जो अच्छी बातें होती हैं, इन्हें अगर हमें अपने जीवन में लाना है, उतारना है, तो कहीं न कहीं उसका पहला कदम ये होता है कि इन अच्छी बातों को सुनना सीखना। तो इसीलिए आप भी सुनिए, अपनी संतानों को भी प्रेरित कीजिए पंचतंत्र की कहानियों को सुनने के लिए।